हेलो फ्रेंड्स, वेल विशर्स एंड वेटरन्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने ये जो राज्य सैनिक बोर्ड होते हैं इनके क्या क्या फंक्शंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि पिवटल रोल जो खेलता है ये राज्य सैनिक बोर्ड ही वो खेलता है। ये सामने मैंने चार्ट बना रखा है, इसको एक्सप्लेन थोड़ा बाद में करूँगा। पहले मैं आपको एक तो OROP के ऊपर बता देता हूँ कि जब तक DSW से टेबल्स नहीं आती हैं तब तक अनावश्यक अनुमान लगाना, एंटीसिपेशन लगाना, टेबल प्रस्तुत करना वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पता चलेगा कि जो खर्चा टेबल्स को बनाता है या टेबल्स खर्चे को बनाती हैं ये डिसाइड करेगा OROP का स्वरूप। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा, एक मेरे सूबेदार सुखविंदर सिंह जी हैं, व्यूअर है, उनका कोई डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है। सुखविंदर सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जहाँ से पेंशन ले रहे हो उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन किस हिसाब से उस समय मिली थी जिस समय की आप बात कर रहे हो। ये वहीं से आपके PPO से पता चल पाएगा। और उसके बाद मैं स्पर्श के बारे में बताना चाहता हूँ। एक जो बुकलेट निकाली थी नेवी की, उसमें एक क्लॉज दे रखा था कि स्पर्श में जाना आपकी मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। सिवाय उस क्लॉज के हमें कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि इस प्रकार का कहीं वर्णन हो। हमारे वकील साहब ने हमसे कहा था कि हो सकता है कहीं डिस्क्लेमर क्लॉज हो। मैंने सारी किताब देखी, उसमें कोई डिस्क्लेमर क्लॉज भी नहीं है। फिर मैंने CGDA को ही आदेश दिया था, माननीय रक्षा मंत्री ने, उनके काफ़ी जो कॉन्टेंट्स वगैरह मैंने पढ़े थे। मैंने डिफेंस सिविलियंस के बारे में भी उनके सर्कुलर देखे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। केवल और केवल लिखा है दोनों ही जगह, चाहे डिफेंस के हों या डिफेंस सिविलियन, वो वैसे टारगेट दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक इतने समय तक चले जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक इतने समय तक चले जाएंगे। तो यही बेटर है हमारे लिए कि हम स्पर्श की तैयारी करें, क्योंकि उसका कोई कहीं जिक्र भी नहीं है। और DPDO में जब पूछा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि उनके पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि हमारी बिलिंग लेस ली जाएगी। एनीवे, कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी, मैं कल पढ़ रहा था CGDA की साइट वगैरह पे, इसके बारे में इतनी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है। कल मैं बताऊँगा आपको, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं और विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं CGDA ने उनके साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कई प्रकार के इकरारनामे, कई प्रकार के इन्होंने समझौते कर रखे जो आपको सेवाएं प्रदान कराएंगे। और ये तो यहाँ तक कहते हैं कि इवन जिनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भी उन सेंटरों में जा कर के अपनी सेवाएं ले सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम आएगी वो उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये आगे आने वाली बात है, जब पता चलेगा। अभी तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन कल मैं बताऊँगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ MOU सिग्नेचर वगैरह कर रखे हैं। इन्होंने 14 बैंक तो कोई कोटक महिंद्रा की बता रहे हैं ब्रांच, वहाँ पे ये सुविधाएं होंगी। इवन इन्होंने SBI और PNB के साथ भी कॉमन सेंटर बनाने की दस्तखत कर रखे हैं। और दूसरे, ये कॉमन सेंटर की जो हम बात कर रहे थे, जहाँ आप लाइव सर्टिफिकेट दे सकते हो, ये लाइव सर्टिफिकेट देने वाले जितने भी सेंटर होंगे ये भी आपकी सेवाएं प्रदान करेंगे स्पर्श के बारे में। अब मैंने कुछ इकट्ठे किए थे जो सर्टिफिकेट, इनको कहाँ कहाँ किस किस नाम से जाना जाता है। कल तक मैंने बताया था कि राजस्थान में इसको ई-मित्र के नाम से जानते हैं, पंजाब में इसको सुविधा केंद्र के नाम से जानते हैं, UP में इनको जन सेवा केंद्र या CSC के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में कल आया था, कल उन्होंने बताया कि इसको लोक मित्र C केंद्र के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में इनको श्री पीताम्बर त्रिपाठी जी ने बताया, इनको जन सेवा केंद्र के नाम से जानते हैं। तेलंगाना में इनको मी सेवा के नाम से जानते हैं, MEE मी सेवा केंद्र के नाम से जानते हैं। और मध्य प्रदेश में इनको MP ऑनलाइन के नाम से जाना जाता है। और HP में, हिमाचल प्रदेश में इनको लोक मित्र के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपकी जानकारी अब तक जो मैंने जुटाई है। मेरे कमेंट्स में जो मेरे व्यूअर्स हैं बता रहे हैं कि इन क्षेत्रों में इन नाम से जाना जाता है। और आने वाले दिनों में
यही आपके आधार होंगे। यहीं से आप लाइफ सर्टिफिकेट दोगे और यहीं से आप अपना पीपीओ निकलवाओगे। यही कोई प्रॉब्लम होगी तो आराम से इस प्रॉब्लम को यहाँ फीड कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार की हमारी आशंकाएं हैं कि हम प्रयागराज कैसे जाएंगे, वो सारी सुविधाएं सीजीडीए ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से MOU साइन कर रखे हैं, और जब ये फुली ऑपरेशनल हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये सब कुछ आपको सुविधाएं मिलती रहेंगी। अब मैं ये सब छोड़ने के बाद अब यहाँ आता हूँ राज्य सैनिक बोर्ड पर। आपको पता है कि हमारी कई प्रकार की योजनाएं केंद्र में चलती रहती हैं, राज्य में भी कई प्रकार की योजनाएं भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलती रहती हैं, और कुछ जो हमारी जो स्कीम्स हैं वो फंडिंग होती हैं जो आर्म फोर्सेज फ्लैग डे फंड के उससे होती हैं, और कुछ और भी तरीके से होती हैं। तो हमारा ज़रूरी है हम ये देखें कि ये हमारी जो काम है जो राज्य सैनिक बोर्ड है मेनली, क्योंकि जिला सैनिक बोर्ड भी राज्य सैनिक बोर्ड को रिपोर्ट करता है, और राज्य सैनिक बोर्ड भी जिला सैनिक बोर्ड पर कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन रखता है, और सारी जितनी भी इनकी योजनाएं हैं, स्कीम हैं या कोई लेटर वगैरह आते हैं, ये यहाँ से लेकर के केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेजते हैं। और केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो है वो DSW के नीचे आता है, और DSW वास्तव में एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही एक पार्ट है, वो इनको करता है पूरा का पूरा। तो पहले हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसके नीचे ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ ESM वेलफेयर, जिसे हम DSW के नाम से निकालते हैं। और सारा का सारा हमारा जो सोशल वेलफेयर का काम होता है, कल्याण का काम होता है, ये DSW ही देखता है। इवन हमारे सर्कुलर जो निकाले जाते हैं उससे पहले जो लेटर आते हैं वो DSW निकालते हैं। अब DSW के नीचे 3 डिपार्टमेंट हैं, 3 सेक्शन है। एक तो DGR है, दूसरा ECHS है, और तीसरा है KSB केंद्रीय सैनिक बोर्ड। अब DGR को मैं छोड़ देता हूँ, ECH आप जानते ही हो, केवल हम कर रहे हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड। अब केंद्रीय सैनिक बोर्ड ये केंद्र के लेवल पे है, वो मैंने आपको बताया था उसका जो कंपोजिशन क्या है उनके बोर्ड की। और उसके बाद ये जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है ये राज्य सैनिक बोर्ड से, ये तीर के निशान से बता रखा है, मिला हुआ है, और राज्य सैनिक बोर्ड भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड को रिपोर्टिंग करता है। और जो राज्य सैनिक बोर्ड है ये स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट इनका जो गठन है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और जिला सैनिक बोर्ड, और ये जिला सैनिक यानी जो राज्य सैनिक बोर्ड है ये बिल्कुल एक पिवटल है। तो जरूरी है हम ये जाने कि ये राज्य सैनिक बोर्ड है, इसके क्या क्या काम है। तो मैंने यहाँ दे रखे हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राज्य सैनिक बोर्ड, मैंने थोड़े से कलर कर रखे हैं जिससे आपको दिखाई दे सके। तो पहला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ जिला सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर्स। ये जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर्स क्या है, हम इनको जिला सैनिक अधिकारी कहते थे। जिला सैनिक अधिकारी या सचिव सेक्रेटरी के नाम से या वेलफेयर ऑफिसर आजकल को कहा जाता है, ये एक ही बात है। लेकिन वहाँ एक और ऑफिसर बैठते हैं, उनको भी WO कहा जाता है, वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन कभी कभी उनको वेलफेयर ऑफिसर की ड्यूटी दी जाती है, वो GSO रैंक का व्यक्ति होता है वहाँ पे। तो ये इनका कंट्रोल यही करते हैं। लाइज विद वेरियस मिनिस्ट्रीज इन द स्टेट, स्टेट अंडरटेकिंग्स, इंटरप्राइजेज, बैंक्स स्पेशली फॉर वैकेंसीज। अब ये क्या करते हैं, राज्य सैनिक बोर्ड इनका काम है कि ये मेल मिलाप करते हैं, यानी आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं मिनिस्ट्रीज इन द स्टेट, जितनी भी स्टेट में मिनिस्ट्री उनसे करते हैं, स्टेट की जो अंडरटेकिंग उनसे करते हैं, और इंटरप्राइजेज और खास करके बैंकों से वैकेंसी के लिए ये आपस में तालमेल बिठाते हैं और वो एक्सर्समैन को फायदा पहुंचाते हैं। तीसरा है फॉर्मुलेट पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन फॉर ESM इन द स्टेट। हर राज्य में ESM के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी निर्धारित है, हर कैटेगरी में ABC जिनकी जो भी पोस्ट है उनमें है, और उनमें जो कोऑपरेशन होता है, उनमें जो निगोशिएशन होता है, उसमें राज्य सैनिक बोर्ड का होता है, और उसकी जानकारी पूरी की पूरी ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री तक जाती है। चौथा, रिप्रेजेंट एज ए मेंबर इन द सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ऑफ द स्टेट। जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड होता है उसमें भी ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। प्रमोट मेजर्स टुवर्ड्स वेलफेयर एंड रिसेटलमेंट ऑफ ESM। जो राज्य में जो ESM है उनके वेलफेयर के लिए, सेटलमेंट के लिए ये कदम उठाते हैं। डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग आर्म्ड फोर्सेज इन द कंट्री। और देश में, राज्य में विभिन्न प्रकार की सूचना ये देते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज की सूचनाएं उनको बताते हैं। एडमिनिस्टर द
जिला सैनिक बोर्ड एज पर सेंट्रल स्टेट रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। जिला सैनिक बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन और उसका सुपरविजन करने का काम राज्य सैनिक बोर्ड का है, और जो केंद्र की जो रूल्स होते हैं, स्टेट की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके अनुसार ये करते हैं। कैरी आउट ड्यूटीज असाइन्ड बाय सेक्रेटरी केएसबी। जो सेक्रेटरी हैं, जो केंद्रीय सचिवालय के जो सेक्रेटरी हैं, जो ब्रिगेडियर रैंक के व्यक्ति होते हैं, सर्विंग जो रैंक के व्यक्ति होते हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको ये कैरी आउट करते हैं। फॉरवर्डिंग एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ आरएसबी एंड जेएसबी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो हम जिला सैनिक बोर्ड एस्टेब्लिश होते हैं स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में, उनका जो खर्चा है कुछ प्रदेशों में 60/40 का होता है, और कुछ ऐसे 13 राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ 25 का खर्चा होता है, यानी 75 रुपये भारत सरकार देती है तो 25 रुपये स्टेट देती है। इस प्रकार का खर्चा होता है, उसको भी यही मॉनिटर करते हैं। एंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स टू केएसबी, ये इनका व्यक्तिगत काम है, ये वहाँ करते हैं। वेंचर मॉनिटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ईएसएम विडोज इन प्राइवेट सेक्टर में भी ये मतलब आपस में तालमेल बिठाते हैं जिससे कि ईएसएम को जॉब मिल सके। असिस्ट ईएसडब्ल्यू ऑब्लिक विडोज इन प्लानिंग एंड फंडिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर्स। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड का कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी ये सहायता करते हैं। ऑर्गेनाइज एएफडी कमेटी मीटिंग्स फॉर फिक्सिंग टारगेट फॉर स्टेट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ये आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड एक प्रकार का फंड है। इसके लिए शायद ये दिसंबर में 7 दिसंबर को ये शायद मनाया जाता है, आई हैव जस्ट फॉरगॉटन इट। और उसमें फंड इकट्ठा किया जाता है और उस फंड से कई प्रकार की योजनाओं को फंडिंग किया जाता है, तो उसके लिए अरेंजमेंट करना स्टेट लेवल पर इनका ही काम होता है। मेंटेन अप टू डेट स्टेटस ऑफ ऑल ईएसएम अंडर द हेड्स पेंशनर एंड नॉन पेंशनर। और स्टेट्स में जितने भी ईएसएम हैं उनकी 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो उनको जिनको पेंशन मिलती है पेंशनर्स, और जो कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन पेंशनर्स हैं, उनको भी इनका सारा का सारा जो डाटा होता है वो इनके पास होता है। रिपोर्ट टू डीजीआर सेक्रेटरी केएसबी ऑन द ईएसएम ट्रेनिंग बीइंग कंडक्टेड इन रेस्पेक्ट स्टेट्स। और जो डीजीआर है या केंद्रीय सैनिक बोर्ड है, यदि किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग स्टेट्स में चली हुई है तो उसकी ये रिपोर्टिंग उसको करते हैं। अदर एक्टिविटीज, और दूसरे काम क्या क्या होते हैं, व्यक्तिगत ही होते हैं। एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ जिला सैनिक बोर्ड्स, एस्टेब्लिश कनेक्टिविटी विद जिला सैनिक बोर्ड्स, राज्य सैनिक बोर्ड्स एंड केएसबी, कंडक्ट जोनल मीटिंग एज नॉमिनेटेड बाय केएसबी। और विभिन्न प्रकार के जो इनके इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी ये सहयोग करते हैं। तो मैंने ये सिर्फ इसलिए डाला है कि इन चीज़ों का जो चार्ट है हमारे दिमाग में नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि जो राज्य सैनिक बोर्ड है, गठन मैंने इसका पहले बता दिया था, क्योंकि इसका जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, और इस राज्य लेवल पे जो जिले लेवल पे इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो कलेक्टर होता है। कलेक्टर से चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर जो है उसका जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड का होता है उसका मेंबर होता है। यानी ये सारा जो कनेक्शन है पूरा का पूरा, इस कनेक्शन को हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बहुत सी स्कीम है, हमारे बहुत से काम हैं, इनके माध्यम से होते हैं। क्योंकि इस प्रकार फैले हुए हैं, इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, हम केवल ओआरओपी के ही पीछे पड़े हुए हैं। ओआरओपी तो कुछ दिन के बाद मिल जाएगी, खत्म हो जाएगा मैटर, लेकिन उसके बाद इन चीज़ों को जानना जरूरी है। और उसके बाद आपको स्पर्श के बारे में और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं जिला सैनिक बोर्ड की हैं या कौन कौन सी स्कीमें, इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।